हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु और आज हम करेंगे अपने बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एंड प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है ये एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, जिसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ मैच द फॉलोइंग्स, इस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं, एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक, 61 क्वेश्चन। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द ब्रिटिशर वाज डन टू डेवलप इंडिया। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उनका मेन मोटिव इंडिया को इम्प्रूव करना नहीं था या उसको डेवलप करना नहीं था। उनका मेन मोटिव था सिंपल सा ट्रेड। बट कुछ टाइम बाद हुआ क्या, उन्होंने अपनी इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया और इंडिया को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, तो बिल्कुल भी उनके डेवलपमेंट के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो फॉल्स है। ठीक है, ओके। 63 नंबर थोड़ा सा और चेंज है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, 63। VKRB राव एस्टिमेट्स ऑन GDP एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट। इज इट ट्रू? येस, इट इज़ ट्रू। VKRB राव एक बहुत जाना माना नाम है। अगर आपने 5 ईयर प्लान पढ़ा होगा उसके अंदर आपने देखा होगा नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन में कुछ लोगों के नाम थे। ठीक है, तो VKRB राव इम्पॉर्टेंट है, और दादा भाई नौरोजी। तो ये कुछ नाम है जो आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेड पॉलिसीज फॉलोड बाय द ब्रिटिश अफेक्टेड द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉल्स। ठीक है, जो भी उनके द्वारा ट्रेड पॉलिसीज फॉलो की जा रही थी, क्या उसका इम्पैक्ट या प्रभाव फॉरेन ट्रेड पे पड़ा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंडिया के लिए अफेक्टेड था, इंडिया पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, बट अपने लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेंट mortality rate in India during British rule was 20 per 1000 alive birth. देखिए, first of all you know what is the infant mortality rate। आप कह सकते हैं पर थाउजेंड्स बच्चों पर। ठीक है, पर थाउजेंड्स बच्चों पर कितने छोटे बेबीज का, ठीक है, डेथ हो जाना। ओके, इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज 28% पर 1000 अलाइव बर्थ। फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। टैरिफ एंड कोटा आर द सेम कंसेप्ट? नो, इट्स नॉट सेम कंसेप्ट। फॉल्स, बिकॉज टैरिफ एंड कोटा में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कोटाज होता है वो क्वांटिटी बेस्ड होता है कि आप इससे ज़्यादा क्वांटिटी को सेल आउट नहीं कर सकते, तो दोनों सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द 5 ईयर प्लान्स हैव गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू द गोल्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड द इक्विटी। फॉल्स, बिकॉज जो 5 ईयर प्लान थे हमारे, विच वॉज स्टार्टेड इन 1951 टू 1956, दिस इज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया था। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के बाद ऐसे ही नेक्स्ट आया 1956 से, जो भी ईयर है 5 साल ऐड कर देने आपको। इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, समझ रहे हैं? तो सब पर सेम इम्पॉर्टेंस नहीं है, तो फॉल्स हो गया। मॉडर्नाइजेशन रेफर ओनली द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी? नो, मॉडर्नाइजेशन के अंदर सिर्फ न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना ही नहीं आता, इसके अलावा एक वाइड टर्म है, ब्रॉड टर्म है। हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। अभी मैंने बताया आपको 1951 में हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए थे। ठीक है, तो 1966 में हमारे हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को शुरू किया गया था। 1951 में 5 ईयर प्लान को शुरू किया गया और 1966 में हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम को शुरू किया गया। ठीक है, चलो, तो 1951 कह रहा है तो ये तो फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरेकल सीड्स वर यूज्ड इन अ ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड? यस। ठीक है, वरदान काइंड ऑफ था, क्योंकि एकदम हमारी जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर क्रॉप्स की वो अचानक बढ़ गई थी, बिकॉज वी यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटी वीट्स, राइट, HYV, हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1966, भूला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर गॉट बेनिफिट? फॉल्स। देखिए, जो ब्रिटिशर थे उनके नीचे क्या थे? हमारे ज़मींदार। ठीक है, यानी एक ऐसे ओनर्स या जिनकी प्रॉपर्टी है, जिन पे उसका मालिकाना हक है, ओनर है, तो वो तो लैंड से क्या करते थे?
अपना रिवेन्यू अर्न कर लेते थे। बचे क्या, जो छोटे लैंड होल्डर हैं या छोटे फार्मर हैं, गरीब फार्मर हैं, उनके पास तो लैंड्स है नहीं, तो वो दूसरों के लैंड पर काम करने जाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उनकी अर्निंग बिल्कुल नहीं होती थी और एक्सप्लॉयटेशन तो ऑब्वियसली था, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अंडर द लैंड होल्डिंग ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लेबर गॉट बेनिफिट नो। ठीक है, सबको नहीं मिलता था, जो हाई प्रोफाइल है उनको मिलता था। फिशल डेफिसिट लीड टू अ प्राइस स्पाइरल, ट्रू। Disinvestment is a compulsion for the government to tackle budgetary deficit, false. Next one, FDI, that is foreign direct investment, leads to economic colonialism, true. Next question, the World Trade Organization agreements cover trade in services to facilitate international multilateral trades only through removal of tariff and non-tariff. देखिए, it is not involved in only services, goods and services, तो false. ठीक है, GATE was established in 1923 with 48 member country. Started in GATE was established in 1944, right? और इसी को बाद में क्या था, 1995 के अप्रॉक्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये गलत बता रहा है। ठीक है, द गेट जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश इन 1944, राइट? तो ये ईयर क्या है, रॉन्ग है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ मैचिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग्स। फीमेल लिटरेसी रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बी इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, सी फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज परसुएड बाय द आउटपुट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, द डी मोटिवेट ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। ओके, इस तरफ के पढ़ लिया पोर्शन, जो कि हम ए कह सकते हैं और इधर का हम बी कहते हैं। ठीक है, female literacy rate at the time of independence, it is only about 7%, तो हम कह सकते हैं एक तरीके से ए का क्या हो गया, 4। ठीक है, चलिए, इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट, ऑब्वियसली रेट यानी परसेंटेज में से कोई आंसर होगा, तो ये थी 2% से भी कम। सेकंड हम कह सकते हैं बी का हो गया 3rd। ओके, अब फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड मोटिवेशन ऑफ ब्रिटिश बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ओनली रिड्यूस द इंडिया टू स्टेटस ऑफ ओनली focus of economic policy pursued by output of during colonial period, it is the protection and promotion of the economic interest of their home country with the development of Indian economy, यानी सी का हो गया आपका फर्स्ट। ओके, एंड द लास्ट वन इज वेरी कॉमन, डी इंडस्ट्रियल रिड्यूस। ओके, हो जाएगा, मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ। ए का लिटरेसी रेट कितनी थी, 7%, बी का ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 एंड डी सेकेंड। ओके, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर। Financial year is a period of 12 months started from 1st April to 31st March। ठीक है, मतलब 12 महीने का बेसिकली पीरियड है, जनवरी टू दिसंबर भी हो सकता है और अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है। ठीक, जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर। ओके, जर्नल फिशल डिफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2019, चिल्ड्रन स्टंटिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो सिंपल सा है, अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ पे अप्लाई की जाती होगी, इंडिया। ठीक है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो होती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सा ऑप्शन है, डी। डी का क्या मिलाया हमने, इंडिया नहीं, डी का 1 दिख रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है, इनको हटाओ इसको हटाओ। ठीक है, चलिए, चिल्ड्रन स्टंटिंग दैट मीन्स रुकावट काइंड ऑफ, तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन की स्टंडिंग यानी उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट पे फर्क आएगा, यानी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है, मल नरिशमेंट, प्रॉपर खाना ना मिलना। ठीक है, तो सी का कितना हो गया आपका 3rd, सी का 3rd यहाँ दिख रहा है, इसमें नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी गलत, तो ओनली क्या बचा हमारा 4th वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, फिर भी देख लेते हैं, जीडीपी ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर दैट इज ओनली 7%, यानी ए का 2। ठीक है, फिर जनरल फाइनेंशियल डिफिसिट इन फाइनेंशियल ईयर 2019, ये हमारा है 5.8, बाकी तो आपको क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम 1 एंड द कॉलम 2। ठीक है, कंजम्पशन स्लो डाउन, पीएसबी एंड एनबीएफसीज
चाइल्डहुड स्टर्निंग द सेम थिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तो आप लगा सकते हैं कंट्री पे, ठीक है। और चाइल्डहुड स्टर्निंग आप कह सकते हैं एक तरीके से मल न्यूट्रिशंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शंस मैच करो। सी का 1 कहीं पे दिख रहा है, सी का 1 इसमें, ठीक है, ये ऑप्शन गया। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया का दिख रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी ई का 3, ई का 3, ठीक है। 2 ऑप्शन मिल गए, बाकी तो करेक्ट है, ये 2 रॉन्ग। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आरआरबी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट फुल फॉर्म इज रूरल रीजनल बैंक। ओके, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो नाबार्ड एक ऐसा बोर्ड है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, ठीक। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप कह सकते हैं एक पब्लिक इशू को डील करता है। और 1934 एक्ट जो है 1 अप्रैल को, ठीक है, 1934 जो आप बात करेंगे दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी ऑप्शन जो बचे वो मैच कर सकते। चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलाते हैं, एक्ट दिख रहा है 1934, ठीक। तो विच इज ई इज 5, ई इज 5, ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन, यानी इसको तो हटाओ, ठीक है। ओके, एग्रीकल्चर का नाबार्ड, नाबार्ड ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है, ए का 3, ए का 3, दैट वाज द राइट आंसर, ठीक। यानी बाकी क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, टेक केयर।